नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो इस सेशन की शुरुआत से पहले आपको बताते चलें कि जो पिछले समय में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से। साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उसमें व्याख्या भी होती है ताकि आप खबरों तक पहुंच सकें और किस तरीके से प्रश्न बन सकता है उसे भी आप देख सकें। इसके साथ स्टैटिक जीके को भी डेली करंट अफेयर से जोड़ा जाता है ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो आपकी सफलता में आरजीएस का एक छोटा सा प्रयास डेली करंट अफेयर के माध्यम से। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो मुरीदके कहाँ अवस्थित है? तो मुरीदके तो अभी जो है ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना हुई और इसमें भारतीय नागरिक भी मारे गए। तो इस संदर्भ में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और अभी 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया भारतीय सेना द्वारा। उसी में एक ठिकाना है मुरीदके और यह जो है अवस्थित है कहाँ पर? पाकिस्तान में अवस्थित है। तो ये कुल 9 ठिकाने हैं और ये रहा मुरीदके। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, आप मैप में देख सकते हैं। चलिए व्याख्या को देखें तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों में एक नाम उभर कर सामने आता है मुरीदके का। और आतंकी समूह लश्कर तैयबा यानी एलईटी का मुख्यालय दशकों से आतंक की नर्सरी बन गया है और मुरीदके ही यहाँ का मुख्यालय था जो बच्चों और युवाओं को आतंकवादी के रूप में तैयार करता है जो भारत में घुसकर आतंकी हमलों को अंजाम देंगे। जाहिर तौर पर मरकज नामक मुरीदके मदरसा एक धार्मिक उपदेश केंद्र होने के साथ साथ एक धर्मार्थ संस्था भी है, लेकिन ये गतिविधियां आतंकी प्रशिक्षण सुविधा का एक मुखौटा है। लश्कर सुप्रीमो हाफिज सईद के मुख्यालय मुरीदके मदरसे का अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और 26/11 मुंबई हमले सहित भारत में कई बड़े आतंकी हमलों से संबंध रहा है। मुरीदके के मरकज जैसे कैसे अस्तित्व में आया? आतंकी ठिकाने में तब्दील हो गया। तो मुरीदके मरकज, जिसे आधिकारिक तौर पर मरकज ए तैयबा के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1988 में लश्कर के सह संस्थापक सईद और उसके सहयोगियों ने की थी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह परिसर 200 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ है और लश्कर के संचालन के लिए केंद्र के रूप में काम करता है। यह लश्कर के एक मुखौटा संगठन जमात उल दावा के मुख्यालय के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। और जो भारतीय सेना है और भारतीय एयरफोर्स, उन्होंने इन आतंकी घटनाओं को अंजाम उस पर एयर स्ट्राइक करने के लिए किन किन विमानों का इस्तेमाल किया और कैसे किया, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रश्न के माध्यम से। तो पाकिस्तान द्वारा अभी जो है F-16 और JF-17 इन 2 विमानों का उपयोग किया गया और JF-17 जो है चाइना का है। ठीक है, और यह जो है भारत इसे ढूंढ कर मार रहा है, तो इसलिए चर्चा का विषय बन जाता है। और उसमें प्रमुख भूमिका S-400 ट्रायम्फ प्रणाली को किस देश ने विकसित किया है? तो यह इस विमान के जरिए जो है
इस रक्षा प्रणाली के जरिए, विमान नहीं बोलेंगे, रक्षा प्रणाली के जरिए पाकिस्तान के जो जवाबी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसको विफल किया गया है भारतीय सेना द्वारा। तो यह जो है प्रणाली रूस द्वारा विकसित किया गया है और रूस से भारत ने आयात किया था। चलिए तो जानते हैं S-400 जिसने ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान के मंसूबों को, उसके बारे में देख लेते हैं S-400 है क्या और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो 8 मई 2025 को भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में हवाई हमले हुए, जिसमें श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भुज, जैसलमेर, बाड़मेर में S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली का प्रयोग कर हमलों को विफल किया गया। लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया गया। तो ये प्रमुख घटना है और बहुत चर्चा में है। आप ऑल इंडिया रेडियो की भी जब देखेंगे न्यूज़ तो वहाँ भी ये चर्चा में है। चलिए S-400 की तैनाती और इसका रणनीतिक महत्व क्या है। तो रणनीतिक यानी स्ट्रेटजी का अर्थ है दीर्घकालिक योजना और सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हम लंबे समय के लिए एक योजना बनाते हैं और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उसमें शामिल होता है। भारत ने 2018 में रूस से 35,000 करोड़ यानी 5.4 बिलियन के लगभग पैसे खर्च किए थे और S-5 स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल प्रणाली का सौदा किया था। अब तक 3 स्क्वाड्रन सक्रिय रूप से मिल चुके हैं, बाकी जो है 2 मिलने बाकी हैं और कब तक मिलेंगे, 2026 तक आने की संभावना है। तो सुदर्शन चक्र नाम से भारतीय सेवा में इसे जाना जाता है। यह प्रणाली हवाई सुरक्षा को बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर बनाती है, इसलिए इसका रणनीतिक महत्व भी है। इसमें तकनीकी और क्षमताओं की बात करें, तकनीक क्षमता क्या है, तो सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। इसके रेंज की बात करें तो S-400 की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। ऊंचाई क्षमता की बात करें तो 10 मीटर से लेकर के 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक को यह तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसकी गति बेजोड़ है। स्टेल्थ और आकाश जैसे स्वदेशी प्रणालियों के साथ नेटवर्क एकीकरण किया गया है। बहुस्तरीय कवरेज और सभी मौसमों में काम करने की क्षमता है। रडार और ट्रैकिंग सिस्टम की बात करें तो रडार 360 डिग्री कवरेज देता है, यानी जो इसका रडार सिस्टम है वो 360 डिग्री में कवरेज प्रदान करता है और यह चारों दिशाओं में निगरानी करता है। 600 किलोमीटर टारगेट पहचान सकता है और एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। तो ये इसकी तकनीक है। और इस बार आपको बताते चले दोस्तों, जहाँ तक संभव है इस बार भारत के रक्षा प्रणाली से संबंधित जो भी PCS या UPSC के एग्ज़ाम होंगे उसमें रक्षा प्रणाली से संबंधित मेंस में, प्री में प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए जो ये सिस्टम है जो S-400 वो किस तरीके से है। तो यहाँ पर 4 ट्रक्स देख रहे होंगे। एक ट्रक ये हो गया, एक ट्रक ये हो गया, एक ट्रक ये और एक ट्रक ये चारों सिस्टम मिल करके एक यूनिट बनाते हैं। तो इसमें 91N6E बिग बर्ड राडार है। तो जो ये वाला है ये सबसे बड़ा है और यही जो है राडार के रूप में काम करता है। और 96L6E ऑल एल्टीट्यूड राडार है ये वाला। ठीक है, 92N6E ग्रेव स्टोन राडार है यानी फायर कंट्रोल है। ठीक है, और 5P85TE2 मिसाइल लॉन्चर है और 55K6E मोबाइल कमांड पोस्ट है। तो ये वाला मोबाइल कमांड पोस्ट है और ये मिसाइल लॉन्चर है। और ये देख रहे होंगे ये मिसाइल लॉन्चर है, ये चौथा वाला है। ठीक है, तो ये चारों यूनिट मतलब चारों
सिस्टम मिल करके एक यूनिट का निर्माण करते हैं और एक साथ इसमें 32 जो रॉकेट होते हैं दागे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो युद्ध की स्थिति में S-400 की भूमिका क्या हो सकती है। तो S-400 की खासियत है कि यह हवा में आने वाले खतरों को पहले ही पहचान लेता है और उन्हें दूर से खत्म कर देता है। यह प्रणाली एक नो फ्लाई जोन तैयार करता है, यानी जब सतह से 30 किलोमीटर तक यह लक्ष्य भेदने में क्षमता रखता है तो यह क्या करता है, नो फ्लाई जोन तैयार करता है, यानी दुश्मन के लिए उस क्षेत्र में उड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है और स्टील टेक्नोलॉजी जो विमान को रडार से छुपाती है का मुकाबला भी यह कर सकता है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान के हमले में S-400 की रणनीतिक प्रक्रिया की बात करें तो 8 मई 2025 की रात को भारत ने S-400 की मदद से 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के रडार सिस्टम जैसे लाहौर एयर डिफेंस को निष्क्रिय कर दिया गया है। सामरिक और रणनीतिक महत्व की बात करें तो भारत के सैन्य आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। जब आप सिप्री की रिपोर्ट पढ़ते हैं, और अभी कुछ समय पूर्व ही सिप्री की रिपोर्ट को हमने MCQ के माध्यम से कवर किया था, और उसमें जो शीर्ष 5 हथियार निर्यातक हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी है, और जो आयातक हैं वो सबसे पहले नंबर पर तो यूक्रेन है और दूसरे नंबर पर भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान है। चलिए मैं लिख देता हूँ, तो निर्यातक लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, निर्यातक। ठीक है, तो पहला तो है USA, फिर है फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। और आयातक की बात करें, यानी जो खरीदते हैं वो कौन से देश हैं, तो सबसे पहले यूक्रेन है, चूँकि यहाँ पर लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से युद्ध चल ही रहा है। दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर कतर है, चौथे नंबर पर सऊदी अरब है, और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये जो है भारत के सैन्य आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है, क्योंकि हम जब किसी भी सिस्टम को खरीदते हैं, और ख़ास तौर से रक्षा के संबंध में, और हम जब उसका उपयोग न कर पाए तो वो हमारे लिए बेकार है। और अभी देखिए जैसे JF-17 जो चाइना का है वो ध्वस्त किया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा S-400 के जरिए। तो ऐसे में जो S-400 की प्रासंगिकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो भारत की रूस के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी को भी यह दर्शाता है। अमेरिका की नाराज़गी के बावजूद बना रहा। 1997 का समय MTCR यानी जो हथियार से संबंधित है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसे हम लोग MTCR बोलते हैं, उसमें क्या हुआ कि 35 देश ऐसे थे जो एक साथ आए और उन्होंने बोला कि जो एक्सपोर्ट है मिसाइल का और उससे जो संबंधित टेक्नोलॉजी है उसका हम एक्सपोर्ट जो है उसे समाप्त करेंगे। तो भारत रसिया से ये लेना चाहता था S-400। तो उस समय अमेरिका जो है नाराज़ हुआ कि आप नहीं दे सकते, बावजूद इसके रूस ने भारत को दिया। और वहीं चाइना को भी रूस ने S-400 दिया है, लेकिन उसकी मारक क्षमता कितनी है, 300 किलोमीटर है। ठीक है,
तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये चाइना का है। दक्षिण एशिया में अब भारत वायु रक्षा की श्रेष्ठ ताकत बना हुआ है। यह प्रणाली भविष्य में चीन जैसे दुश्मनों से भी निपटने की भारत की तैयारियों को मजबूत करती है। भारत की कुछ अन्य वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियां जो हैं इस हमले में कार्य की हैं, वो कौन कौन सी हैं उसे देख लेते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियां पृथ्वी एयर डिफेंस, उच्च ऊंचाई वायुमंडल के बाहर अवरोधक के रूप में काम करते हैं और यह इसकी रेंज जो है 300 से 2000 किलोमीटर तक की है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अश्विन जिसकी जो है निम्न ऊंचाई वायुमंडल के अंदर अवरोधक की तरह काम करता है और 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक होती है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की बात करें तो आकाश वायु रक्षा प्रणाली स्वदेशी मध्यम रेंज का यह मिसाइल है। 45 किलोमीटर तक यह मार सकता है। लक्ष्य जो है विमान क्रूज मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल है। S-125 पेचोरा यह रूसी मूल की एक अल्प रेंज मिसाइल प्रणाली है। यह भी भारतीय सेना द्वारा प्रयोग की जाती है। अन्य प्रमुख प्रणालियों की बात करें तो बराक 8 यानी LRSAM भारत इजराइल संयुक्त मध्यम दीर्घ रेंज प्रणाली लगभग 100 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। नौसेना और भूमि प्लेटफार्मों पर तैनात L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और L-70 एक 40 मिमी की विमान भेदी तोप है जिसे मूल रूप से स्वीडिश निर्माता बोफोर्स द्वारा विकसित किया गया था और अब इसका उत्पादन भारत में लाइसेंस के तहत किया जाता है। इसे उन्नत रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आधुनिक बनाया गया है। स्पाइडर सरफेस टू एयर यानी स्पाइडर सरफेस टू एयर एक इजरायली लघु एवं मध्यम दूरी मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायता से राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। तो ये था, हम लोगों ने देखा किस तरीके से भारतीय सेना दुश्मनों का सामना कर रही है। ठीक है, और जवाबी कार्रवाई कर रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आर्कटिक परिषद में कितने सदस्य देश हैं? 5, 6, 7 और 8। तो राइट आंसर क्या है? 8 है। और चलिए व्याख्या को देखें तो आर्कटिक के बारे में देखें तो आर्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है और इसमें आर्कटिक महासागर और इससे सटे भूभाग शामिल है तथा इसका केंद्र उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल है। इस क्षेत्र में 8 आर्कटिक राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कौन कौन से? कनाडा, डेनमार्क जो ग्रीनलैंड में अवस्थित है, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका जो मिलकर आर्कटिक परिषद का गठन करते हैं। अब ये ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है और इसी की मांग जो है यूएसए कर रहा है। ठीक, तो 8 देश हैं। ठीक है, आर्कटिक में लगभग 4 मिलियन निवासी रहते हैं जिनमें से लगभग 10वां हिस्सा स्थानीय लोगों का है। ठीक है, और ये रहा आर्कटिक सर्कल, ये देख सकते हैं 66.5 डिग्री पर। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क का ये ग्रीनलैंड, कनाडा, ये सब शामिल है। चलिए यूएसए भी है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। तो आर्कटिक के बारे में बात करें तो इसके महत्व की, यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है जिसमें कोयला, हीरे, जस्ता और दुर्लभ मृदा धातुएं शामिल हैं तथा ग्रीनलैंड में विश्व के दुर्लभ मृदा भंडार का लगभग 1/4 हिस्सा मौजूद है। क्योंकि भारत तीसरे सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, इसलिए आर्कटिक की पिघलती बर्फ इन संसाधनों को अधिक सुलभ बनाती है जिससे संभवतः भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं।
भौगोलिक दृष्टि से आर्कटिक महासागरीय धाराओं को नियंत्रित करता है और सौर विकिरण को परावर्तित करता है, जिससे पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये सौर विकिरण को परावर्तित करता है। कैसे परावर्तित करता है? तो जब हमारा जो सूर्य होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी